इतनी देर लगी है रेडी होने के अंदर। वज़ीर आज़म के ओहदे से हटने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बहुत ज़्यादा रश देखने में आ रहा है। पेंट उखड़ा हुआ है, ये हाल है इसका। और ये इस मुल्क के साबिका वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह है। तस्वीर देखते हैं इमरान खान को खूबसूरत हंसता हुआ जो दिखाते हैं, तो वो इनके इस लेंस का कमाल होता है जो इन्होंने यहाँ पे अपने पास रखा हुआ है। ओके जी, रेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब अभी हम जा रहे हैं बनी गाला, इमरान खान की रिहाइशगाह। वज़ीर आज़म के ओहदे से हटने के बाद ये आज इमरान खान की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो मैंने सोचा आपको कुछ एक्सक्लूसिव विजुअल्स दिखाए जाएं। बनी गाला है किधर और वो कौन सी सड़क है जो इमरान खान ने तोशा खाना की रकम से बनवाई है। यही वो सड़क है जहाँ से हम इस वक्त अभी जा रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सादा सा है, कोई यहाँ पर ऐसा, ये साबिक वज़ीर आज़म के बिल्कुल घर के पास के मनाज़र हैं और कोई यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट का काम या कोई अपने लोगों को नवाजने वाला कोई सीन यहाँ पर नहीं है। जो उनके वज़ीर आज़म बनने से पहले यहाँ के हालात थे, ऑलमोस्ट वही हालात अब हैं। और ऊपर बनी गाला के अंदर भी आपको लेके चलता हूँ, अंदर इमरान खान के घर, और आपको थोड़ा सा उनका घर भी दिखाऊंगा कि कितना का पैसा उन्होंने अपने घर पे लगा दिया होगा। जो हालत 3.5 साल पहले थी आज भी वही है। और इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो यहाँ पे एक चेक पोस्ट थी, वो ख़त्म कर दी गई थी, लेकिन अब फिर दोबारा ये सिक्योरिटी जो है वो वापस आ गई। ये अच्छी बात है, बैरियर भी लग गया है और सिक्योरिटी भी आ गई है। ये जनाब हम पहुँच गए हैं इस वक्त बनी गाला में, इमरान खान की रिहाइशगाह। आपको सामने जो बोर्ड नज़र आ रहा है ये बिल्कुल इमरान खान की रिहाइशगाह के सामने लगा है, और इस तरफ जो है बैरियर पे वो है खान साहब का घर। ARY न्यूज़ जी, ठीक है। तो ये बैरियर अब उठ चुका है और हम एंटर हो गए हैं अंदर। ये देखिए आगे कितना रश है, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। तो बेहतर है कि हम यहीं पे लगा दें अपनी गाड़ी भी, और वापसी पे फिर इधर से ही पिक कर लेंगे। वज़ीर आज़म के ओहदे से हटने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बहुत ज़्यादा रश देखने में आ रहा है और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो यहाँ पे स्टक हो चुके हैं। तो आ जाओ, खुद बोलना, वो हमारे आपको दिखाता हूँ ज़रा मिला। ARY की गाड़ी किधर है? वो बैक साइड से गुजार रही है जी। क्यों? उधर से ARY को हमने पीछे रखा है। अच्छा ठीक है गया। ये एंट्रेंस है जनाब बनी गाला सेक्रेटेरिएट की, और 3.5 साल तक इमरान खान वज़ीर आज़म रहे, लेकिन इस सेक्रेटेरिएट को या बनी गाला हाउस को कैंप ऑफिस का दर्जा नहीं दिया गया। और मैं हैरान हूँ, ये उमर साहब ने भी एक ट्वीट किया हुआ था, और वाकई ये मनाज़र आप देखें कि ये जो जगह है ये बनी गाला सेक्रेटेरिएट, इसके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए लगाए जा सकते थे लेकिन नहीं लगाए गए, और ये अभी भी वैसे ही है। यहाँ से आप देखें, मैंने आपको पहले व्लॉग में बताया था, पेंट उखड़ा हुआ है, ये हाल है इसका। और ये इस मुल्क के साबिका वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह है, और यहाँ पर वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कुछ ही देर में कर रहे हैं। मैं आपको वो मनाज़र भी दिखा देता हूँ, और यहाँ का माहौल भी आप देख सकते हैं, काफ़ी रश है। आज चूँकि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो आसपास काफ़ी लोग हैं। अरसलान खालिद को आप देख सकते हैं, बाकी कुछ सुबाई गुजरा, अराकीन, ये लोग यहाँ पर हैं, और यहाँ पर होनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस इस लॉन में ही। हाउ आर यू ब्रदर? अल्हम्दुलिल्लाह। ही इज़ मिस्टर नुमान जी। आप इसकी मशहूर मारूफ तस्वीर देखते हैं, इमरान खान को खूबसूरत हंसता हुआ जो दिखाते हैं, तो वो इनके इस लेंस का कमाल होता है जो इन्होंने यहाँ पे अपने पास रखा हुआ है। तो गुड वर्क बॉय। और यहाँ पर लीडरशिप बैठेगी, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, और ये यहाँ पे सारे कैमरास लगे हुए हैं और लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी।
इतनी देर लगी है रेडी होने के अंदर। गाड़ियाँ बहुत है ना, जगह छोटी है, गाड़ियाँ कहीं पार्क हुई तो फैसिलिटीज आ रही है। काफी अर्से बाद आया ना सर। ओके जी, रेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने आप सबको दावत दी है मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर हटने के बाद। तो मुझे सबसे पहले तो खुशी ये हुई कि कल जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई उसमें ये वाज़ेह हो गया कि जब मैं ये कह रहा था कि एक मरासला आया हमारे पास जिसमें एक 22 करोड़ अवाम का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को धमकी दी गई, मुदाखलत की गई, साजिश की गई और हमारी जमहूरियत उसके ऊपर, हमारी सॉवरेंटी उसके ऊपर एक बहुत बड़ी वारदात बाहर से हुई। तो मैंने जब ये कहा तो कितने लोगों ने, कई सहाफ़ी थे, हमारे मुखालिफ पॉलिटिशियंस, उन सब ने कहा कि नहीं जी ये फेक है, ये ठीक नहीं है, ये झूठ है। तो आज आप सब यहाँ आए हैं और मैं सबके सामने फिर कहना चाहता हूँ कि अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है, उसका वादा है कि थोड़ी देर लगेगी लेकिन सच हमेशा लोगों के सामने आता है। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग ने कंफर्म किया कि वो मुरासला जेन्युइन था। वो पाकिस्तान के एम्बेसडर से जो गुफ्तगू की गई, अमेरिका के वो जो डोनाल्ड लू था उनका अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो हकीकत थी। उसके अंदर जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई, उसने जो लफ्ज़ आया अनडिप्लोमेटिक, मैं उससे आगे बात करूँगा, तकब्बुर था उसमें। ये जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल ने जिस तकब्बर की ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए कहा कि जनाब अगर आप इमरान खान को प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाएंगे नहीं, नो कॉन्फिडेंस की वोट के ज़रिए, और अभी ये याद रखें कि नो कॉन्फिडेंस की वोट जो टेबल नहीं हुई थी नो कॉन्फिडेंस असेंबली में, उससे पहले ये मीटिंग हुई है और उसने धमकी दी कि इमरान खान को अगर आप नहीं हटाएंगे तो पाकिस्तान के लिए आइसोलेशन होगी, इमरान खान को आइसोलेट करेंगे, मुल्क के लिए मुश्किलात आएंगी। और अगर फिर ये दूसरी चीज़ कि अगर आप इमरान खान को हटा देते हैं तो माफ़ कर दिया जाएगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि अच्छा हाँ जो नया आएगा फिर हम उसकी कारकर्दगी देखेंगे और फिर हम फैसला करेंगे कि पाकिस्तान के साथ हम चलेंगे नहीं। उसको पता था किसने आना है। यहाँ से साजिश का पता चलता है कि इमरान खान को हटाओ और फिर पाकिस्तान को माफ़ कर दिया जाएगा। और फिर जो जिस तरह की फिर कार्रवाई हुई, उसके बाद जैसे ही उसने ये मीटिंग हुई हमारे एम्बेसडर से डोनाल्ड लू की, अगले दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन टेबल होती है। ये सब चीज़ें कंफर्म्ड है। कल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में ये सारी चीज़ें वाज़ेह हैं क्योंकि डेट लिखी हुई है मरासले की कि कब थी। हम सबको पता है कि नो कॉन्फिडेंस किस दिन टेबल हुआ। उसके बाद हम तमाशा देखते हैं कि हमारे एलाइज भी एकदम बोलना शुरू कर देते हैं और जो हमारे MNAs हैं उनको भी याद आ जाता है एकदम कि जनाब हुकूमत हालात अच्छे नहीं हैं। तो मैं आज ये भी पहले वाज़ेह करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जो हालात थे माशी, जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो टेबल की गई है, 11 साल में सबसे कम पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट था। यानी जिसकी वजह से हम IMF के पास जाते हैं। मैं अपनी कौम को समझाना चाहता हूँ, मसला ये होता है कि डॉलर्स की कमी हो जाती है पाकिस्तान में। जब डॉलर्स की कमी होती है, रुपए पे प्रेशर पड़ता है, रुपया गिरना शुरू हो जाता है, इसलिए IMF से हम डॉलर्स लेने जाते हैं। तो जिसमें डॉलर्स के
मुल्क में आना और मुल्क से जब बाहर जाना डॉलर्स है, जिस पे सबसे कम खसारा था वो अब था। 11 साल के बाद सबसे कम खसारा था। एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड, तारीख में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स, बाहर से ओवरसीज़ पाकिस्तान ने रिकॉर्ड रेमिटेंसेस सबसे ज़्यादा। हमारी टैक्स कलेक्शन यानी मुल्क की जो आमदनी बढ़ रही थी लोगों पे खर्च करने की, वो तारीखी सबसे ज़्यादा। 5 हमारी फसलें हैं, क्योंकि 60% लोग किसान हैं, सबसे तारीखी सबसे ज़्यादा पैदावार। उसके अलावा उनको कीमतें भी सबसे ज़्यादा मिली, यानी खुशहाली भी देहात में सबसे ज़्यादा आई। और उसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, देखें जब एक कौम की जब उसकी दौलत में इजाफा होता है, जब उसकी इंडस्ट्री बढ़ती है, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड के ऊपर, उस वक्त के ऊपर ये हमारे ख़िलाफ़ साजिश की गई। और तब से अब तक देख लें कि रिजर्व भी नीचे जा रहे हैं, रुपए के ऊपर भी प्रेशर पड़ा हुआ है, एक पूरा मुल्क में अफरा तफरी का माहौल बन गया है जिससे इकॉनमी इफ़ेक्ट होती है। तो तब हमारे जनाब हमारे जो एलाइज थे उनको भी याद आ गया कि हालात अच्छे नहीं है जी, हुकूमत से वो खुश नहीं है। और हमारे ये जो लोग जिन्होंने हमें छोड़ा, ये भी इन्होंने भी इकट्ठे करने शुरू कर दिए सिंध हाउस के अंदर। तो मैं जो आज चाहता हूँ कि अब तो ये वाजे हो गया ना कि जो मैं कह रहा था वो सच है। अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कंफर्म कर दिया कि जो मैंने मीटिंग करवाई थी मेरी सरबराही में, उसके वो ठीक उसके मिनट्स थे, यानी उसमें जो उन्होंने कहा था कि फ़ौरन बैरूनी मुदाखलत हुई है वो ठीक हुई है। ये भी कंफर्म हो गया। ये भी कंफर्म हो गया कि जब हमने इन सब को बुलाया था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के बाद के पॉलिटिकल हेड्स आके मिले, हमारे एलाइज आके मिले, क्योंकि मुझे पता था कि ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं है, अनजाने में साजिश का हिस्सा बने हुए थे। लेकिन मुझे इतना भी पता था कि लंदन में बैठ के उसने पूरी साजिशें की बैरून मुल्क के साथ, और यहाँ जो छोटा भाई था वो पूरी तरह मुलव्वस था और जरदारी पूरा मिला हुआ था, क्योंकि वो साजिश बाहर की कभी कामयाब हो ही नहीं सकती जब तक आपको अंदर मीर जाफ़र और मीर सादिक ना मिले। ये मिले हुए थे साथ। तो जब हमने नेशनल जो पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई तो इन्होंने बॉयकॉट कर दिया, क्योंकि शहबाज शरीफ को पता था कि मुरासला जेन्युइन है, क्योंकि ये तो बड़ी देर से इनसे मुलाकातें कर रहे थे। तो मैं ये आज चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को कि आपने जिस वजह से डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने जो उसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था इनको, और उसने कहा था कि मुदाखलत हुई है, और उसे अपने ओथ के ऊपर स्टैंड लेते हुए एडजर्न की थी मीटिंग असम्बली की। मैं ये चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को अब वो करना चाहिए जो तब करना चाहिए था। तब उनको कम अज़ कम, अगर स्पीकर ये कह रहा है कि मेरी ओथ की खिलाफ वर्जी, यानी मेरी ओथ कहती है कि आप खुददार पाकिस्तान की खुददारी के लिए स्टैंड करोगे, पाकिस्तान की सॉवरेंटी के लिए स्टैंड करोगे, तो वो दोनों मुतासर होती थी इससे। तो तब उनको सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, बजाय उसकी रूलिंग हटा देनी, क्योंकि जिस चीज़ के ऊपर रूलिंग उन्होंने हटाई है वो तो इन्वेस्टिगेट की नहीं। और इसलिए मैं अब चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ओपन हेयरिंग हो इसके ऊपर। हम कोई कैमरा हेयरिंग नहीं मांगते, हम ओपन हेयरिंग मांगते हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी वारदात हुई है एक मुल्क की सॉवरेंटी के ख़िलाफ़, हमारी आज़ादी के ख़िलाफ़ ये इतनी बड़ी वारदात की गई है जो कि इनकी हुकूमत ने भी अब साबित कर दिया। तो इसके ऊपर इसलिए मैं आज अपने सुप्रीम कोर्ट को कहता हूँ कि आपकी ओपन इसकी हेयरिंग करें। और मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर आपने ये ना की, कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर धमकियों के सामने खड़ा नहीं होगा, कोई हमारा प्राइम मिनिस्टर ये नहीं होगा कि अपने मुल्क की मफादात के लिए बैरूनी जब दबाव आएगा वो हाथ खड़े कर देगा। जनरल मुशर्रफ ने हाथ खड़े कर दिए थे जब बाहर से धमकी मिली थी कि हमारी जंग में शामिल हो। जनरल मुशर्रफ ने NRO दिया था जब कोंडालीज़ा राइस ने मीटिंग की थी उसके साथ और बेनज़ीर को इकट्ठा किया था, NRO तब हुआ था।
ये बैरूनी मुदाखलतें थी सारी, जिन्होंने पाकिस्तान ने बड़ी भारी इसकी कीमत अदा की है। 80,000 लोग मरवाए, अपने मुल्क को तबाही, खुदकुश हमले हो रहे हैं चारों तरफ, कबायली इलाका उजड़ गया, $100 अरब से ऊपर कौम का ज़ाया हो गया, वो एक धमकी की वजह से। और जब इकट्ठा किया कॉन्डोलीज़ा राइस ने बेनज़ीर और मुशर्रफ को, तो NRO दिया, उससे 4 गुना पाकिस्तान का कर्जा बढ़ा। तो आज अगर अपनी सॉवरेनिटी के लिए हमारे इदारे नहीं खड़े होंगे, हमारा सुप्रीम कोर्ट नहीं स्टैंड लेगा, इसके ऊपर सही माने में इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, तो हमेशा के लिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म सरबरा धमकियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए हाथ खड़े कर देंगे जैसे पहले होता रहा। तो मैं दूसरी चीज़ ये चाहता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट इसको इन्वेस्टिगेट करेगी, तो ये जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा कि जो सफारत खाने थे, ये बैरून मुल्क सफारत खाने, कौन कौन लोग इधर ज़्यादा जाना शुरू हो गए, कौन से ओपोजिशन लीडर से इन्होंने ज़्यादा मुलाकातें की, और सफारत खानों का क्या काम था उन लोगों को बुलाना जो वो समझते थे कि तहरीक इंसाफ में खुश नहीं है, उनको बुलाना शुरू कर दिया। जिन्होंने सबसे पहले जो अपने ज़मीर बेचे और जो लोटा हुए, उनको पहले से बनाना शुरू कर दिया था सफारत खानों में। ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। कैसे पहले से ही मीडिया के अंदर बातें शुरू हो गई, बड़े नामवर सहाफ़ियों ने पहले से लिखना शुरू हो गया कि इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश शुरू हो गई। वो मुझे भी सारी खबरें मिल रही थी, हमें भी ये सारा पता चल रहा था जनवरी से, जब ये सारी गेम शुरू हुई थी, हमें ये सारी चीज़ें पता चल रही थी, क्योंकि हमें खबरें आ रही थी कि ये कैसे, किधर, लंदन में कौन कौन लोगों से मुलाकातें कर रहा है, जिधर से ये शुरू हुई थी गेम। तो मैं आज इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जमहूरियत, हमारी आज़ादी के लिए आज ये सबसे बड़ा ख़तरा बना, और अगर हमारे इदारे आज नहीं खड़े होंगे इस कौम की खुददारी और आज़ादी के साथ, तो ये तो ग़ुलामों की, करप्ट लोगों की ग़ुलामी के अंदर हमें ही नहीं, सिर्फ हमारे बच्चों को का मुस्तकबिल ख़तरे में। मैं ये दूसरी चीज़ें पूछना चाहता हूँ आज कि जब ये लोग इन्होंने अपने ज़मीर बेचे और इन्होंने अपने हलकों से गद्दारी की, इन्होंने हमारी जमहूरियत से गद्दारी की, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं कि इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट इसको फौरी तौर पे सुने, इन केसेस को डे टू डे बेसिस पे इनके हल करें। पंजाब असम्बली में जो हुआ है, इससे ज़्यादा शर्मनाक चीज़ क्या हो सकती है। जिस तरह वो पुलिस को अंदर भेज, हमारी बेचारी MP वो लाइफ सपोर्ट मशीन के ऊपर है, इस वक्त डंडे मारे गए, जिस तरह आसिया को, जिस तरह इन्होंने किया पंजाब असम्बली में, और जिस तरह की हरकतें की गई, ये क्या कोई जमहूरियत है। और फिर जिन लोगों ने अपने आप को बेचा, क्या हम अपनी सारी कौम के सामने इजाज़त देंगे इस तरह की चीज़ को कि किसी मगरबी जमहूरियत या बरतानिया की जमहूरियत जिधर से हमने ये मॉडल लिया है, कभी सुना है इस तरह की कि लोग कमरों में बंद करके बकरियों की तरह और इनको ख़रीद रहे हैं? कभी यहाँ कहीं हुआ है? तो मैं हैरान हूँ कि हमारा ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये वो अर्जेंसी है, ना वो इलेक्शन कमीशन के अंदर है। और इलेक्शन कमीशन का तो मैं ये वाज़े कर दूँ आज कि इलेक्शन कमिश्नर को रिज़ाइन करना चाहिए। देखिए, जब मैच खेला जाता है तो अंपायर के अंदर दोनों टीमों को मानना चाहिए कि अंपायर ठीक है। जब एक जज केस सुनता है, तो अगर एक पार्टी ये समझे कि जज के ऊपर उसको एतमाद नहीं, तो वो रिक्यूज़ करता है अपने आप को। जब एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी ये कह रही है कि इलेक्शन कमिश्नर एक जानबदार किस्म का आदमी है, जिसके ऊपर हमें कोई एतमाद ही नहीं है, सारे फैसले ही हमारे ख़िलाफ़ करता है, और जो जब चाहता है तो किसी के ऊपर एक्शन ले लेता है और जब चाहता है नहीं लेता, क्योंकि डिपेंड करता है कि वो कौन सी पार्टी में है। तो जब इसके ऊपर हमें एतमाद ही नहीं है, तो इसको रिज़ाइन कर देना चाहिए, क्योंकि ये एम्पायर बन ही नहीं सकता। और इसी तरह मैं सुप्रीम कोर्ट को आज कहूँगा कि 63A इतना इम्पोर्टेंट है। अगर ये लोग अब सारे बच जाएंगे
और ये साजिश का हिस्सा पैसे भी ले लेंगे, साजिश का हिस्सा भी बन जाएंगे। और अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा इनके ऊपर तो आपने तो दरवाजे खोल देने हैं कि हर किस्म का आदमी पॉलिटिक्स में आएगा, अपने ज़मीर इलेक्शन वोट लेके आएगा और ब्लैकमेल करने के लिए अपने आप को बेचेगा। तो ये तो हमारी पॉलिटिक्स और हमारी जमहूरियत की नेगेशन है। मैं आखिर में आज जो हम करने जा रहे हैं, आज जो हम अनाउंस किया है, मैंने आज हमारी मीटिंग की है, मैंने अपनी सारी तंजीमों को आज तैयारी करवा रहा हूँ। अब से सारे हमारे पाकिस्तान के अंदर गांव लेवल के ऊपर, मोहल्ला लेवल की तंजीमों को मैंने आज इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, सब तैयारी करें इस्लामाबाद की हकीकी आज़ादी की मार्च के ऊपर। ये मैं डेट दूंगा इनको, लेकिन मैं तैयारी अभी से करवा रहा हूँ। और इंशाअल्लाह ये इतना बड़ा ये अवाम का समुंदर आएगा इस्लामाबाद की तरफ, क्योंकि मैंने कभी कौम के अंदर इस तरह का शऊर नहीं देखा जो आज है उनके अंदर। कभी ऐसे नहीं हुआ कि 3 सबसे बड़े वेन्यूज़ पेशावर, 4 वेन्यूज़, पेशावर, इस्लामाबाद, कराची और लाहौर, सबसे बड़े वेन्यूज़ जो ये 11 पार्टीज़ उसका छोटा सा हिस्सा भी नहीं कोई भर सकती, वो चंद दिनों के अंदर सारे वेन्यूज़ के अंदर इस तरह के क्राउड आए हैं, क्योंकि अवाम में शऊर आ गया, लोग बेदारी आ चुकी है, लोग समझ बैठे हैं कि इस कौम के साथ किस तरह मजाक हुआ है। और जिस तरह के लोगों को इन्होंने हमारे ऊपर मुसल्लत किया, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि इतने ज़्यादा क्रिमिनल लोग, ज़मानत पे लोग, तकरीबन 60-70% तो जो कैबिनेट बनी है वो ज़मानत पे लोग हैं। जो ये प्राइम मिनिस्टर भागा फिरा इधर उधर, जिस तरह ये सवाई फीते काटने का और इसको पता ही नहीं है। इससे सवाल ये पूछा जाए कि 40 अरब रुपए के आपके और बच्चों ने केसेस के जवाब देने हैं। 40 अरब रुपए FIA में और नैब में केसेस हैं इसके। कैसे हो सकता है कि ये अब बैठ के FIA के ऊपर पहले तब्दीलियां करवाएगा? ये किसी दुनिया में सुना है ऐसा? ये पहले तब्दीलियां कराएगा लोगों की, अपने लोग बैठाएगा, फिर जिस तरह रिकॉर्ड जलते थे वहाँ LDA में जो उन्होंने लूट मार की थी लाहौर में, उसी तरह वो रिकॉर्ड को टेम्पर करेंगे। ये कहीं दुनिया में नहीं होता। और ये कैबिनेट ECL के ऊपर 60-70% लोग हैं, ECL पे भी है, ज़मानत पे भी है। ये कहाँ दुनिया में होता है? और वैसे मैं कह रहा हूँ कि मुझे भी ECL पे डाल दें, क्योंकि मैं वैसे ही बाहर नहीं जाना चाहता, लेकिन इनको इतना खौफ क्यों होता है बाहर जाने का? इसलिए कि पैसे बाहर पड़े हैं, जायदादें बाहर पड़ी हैं, पाकिस्तान को लूटते हैं। पैसा जब अरबों रुपए का बनता है तो वो बिस्तर के नीचे नहीं आता, इसलिए उसको बाहर भेजना पड़ता है, दुगना नुकसान करवाते हैं। तो मैंने अपनी सारी पार्टी को आज कह दिया कि हमारी मूवमेंट शुरू हो जाए। हर गांव मोहल्ले में अपनी तंजीमों को मैंने आज मैसेज पहुंचा दिया, अपने सारे MNAs MPs को बता दिया कि अपने लोगों को तैयार करें, और मैं इंशाल्लाह कॉल दूंगा इस्लामाबाद की हकीकी आज़ादी की बात। चलो पहले ये बताइएगा, जिन अदालतों ने रात को 12 बजे इस डर से अदालतें खोली कि आप कोई आइन की खिलाफ वर्जी करने जा रहे हैं, जिन अदालतों ने 68A की आपकी पिटीशन जो है उसको ईद के बाद रेफ़र किया, और हमजा शहबाज की जो बतौर वज़ीर आला बनने की पिटीशन थी उसको फौरी तौर पर निपटाया, उन अदालतों से आप दोबारा जुडिशल इंक्वायरी की दरख्वास्त कर रहे हैं, तो क्या उनके फ़ैसलों को आप मानेंगे? अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूं कि 27वीं रात को इंशाअल्लाह हम शब दुआ कर रहे हैं। उस रात को हम सब दुआ करेंगे, सारे हमारे जिधर भी, मैं पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी पार्टी को नहीं, लोगों को कह रहा। और इसलिए हम करेंगे कि ये हकीकी आज़ादी की जो हमारी मार्च है इसको अल्लाह कामयाब करे। मैं जो आपका सवाल है, देखें, हमें अपनी अदालतों को और अपनी अदलिया को मजबूत करना चाहिए, हमें इनके अंदर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। अवाम जो होती है, अवाम भी एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है अमर बिन मारूफ का। अवाम भी कहती है सबको कि सीधे अच्छाई के साथ खड़े हो, बुराई के ख़िलाफ़ खड़े हो। हमें भी अपनी अदालतों को कहना चाहिए कि आपके सामने है क्या 63A, यानी कि जिन लोगों ने अपने आप को बेचा है और बेशर्मी से बेचे हैं, और जिन्होंने अपने हलकों से और जमहूरियत से गद्दारी की है,
क्या इनके लिए अदालतों को फौरी तौर पे डे टू डे हेयरिंग करके इनको केस नहीं सुनने चाहिए? खान साहब ये बताइएगा कि जो इक़दामात आपने किए थे, आपके पास आ रहे कादिर सर ये बताएं कि कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ तो पहले वाले इलामिया में भी नहीं था और नए वाले इलामिया में भी नहीं है। बैरूनी मुदाखलत वाला तो उन्होंने पहले वाले इलामिया को भी तस्लीम कर लिया, तो प्रैक्टिस ऐसी की गई। और दूसरा ये कि दफ्तर खारजा में पहले ये ख़त छुपाने की कोई अटैम्प्ट की गई, ऐसी इतला भी आ रही है कि ये ख़त पहले वज़ीर खारजा से भी छुपाने की, ये साइफ़र जो है छुपाने की कोशिश की जाती है, वो तो बाद में। अच्छा, पहले एक और मैं चीज़ साइफ़र का बता दूँ। ये जो मुरासला है, देखिए मैंने ये कहीं सुना है कि जी इस तरह के तो और भी मुरासले आते रहते हैं। जो भी ये कह रहा है उससे ज़्यादा झूठा और बेशरम आदमी नहीं है। कभी इस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं की जाती डिप्लोमेटिक टर्म्स में। कभी भी एक छोड़े कि हम 22 करोड़ लोग हैं, एक छोटे से भी कोई 50 लाख की भी आबादी का न्यूजीलैंड होना, उसके प्राइम मिनिस्टर को भी इस तरह का धमकी कोई नहीं देता। ऐसे कभी इस तरह की धमकियां नहीं दी जाती। और जब धमकियां दी जाती हैं तो मैंने आपको गिना दिया कि एक दफ़ा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को धमकी मिली थी, एक दफ़ा मुशर्रफ को धमकी मिली थी जब चारों शाने चित होके उसकी जंग में ले गए थे। और ये जो धमकी मिली है, ये ऐसी धमकियां नहीं मिला करती। और ये मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के लिए सबसे शर्मनाक चीज़ है कि वो कौम जो ला इलाहा इल्लल्लाह का नाम लेती है कि हम तो उसके नारे पे आज़ाद हुए थे, वो इस तरह की धमकियों के सामने जब घुटने टेक देती है और उसकी साजिश, उनकी धमकियों के बाद साजिश कामयाब हो जाती है, और कोई शक ना इसमें करे कि इससे बड़ी साजिश पाकिस्तान में हुई नहीं है जो ये हुई थी। खान साहब लंदन के अंदर, लंदन में नया पाकिस्तान बन रहा है सर। 2 दिन से मुलाकातों का सिलसिला जारी है, इस पे ज़रा कमेंट करें सर। बस मैं यही कह रहा हूँ कि देखें ना, जब आपके अंदर कोई शर्म ही नहीं होती कि पहले आप 20 साल लोगों को कहते हैं कि जरदारी कहता था वो नवाज शरीफ करप्ट है, वो कहता था वो करप्ट है, पेट फाड़ के पैसे निकालने थे और वो इनकी तकरीरें सुनने पहले, और कोई शर्म ही नहीं है। बस असल में ये बात नहीं है, ये लोगों को भेड़ बकरियां समझते हैं। इनको कोई शर्म ही नहीं आती कि इतने यानी आप किसी को चोरी का कह के और इतने बड़े और उनके साथ फिर बैठे और गवर्नमेंट भी बना लें, बंदर बांट भी कर लें, और फिर स्वाय इनके ख़ानदान के नज़र ही किसी को ना आए, सारे ख़ानदानी ऊपर आके बैठ गए। यानी इनके अलावा कोई किसी में इनकी पार्टीज़ में अकल नहीं है। ऊपर आके ये बैठ जाते हैं, वहाँ बाप इधर बैठ गया, बेटा उधर तैयारियाँ क्या आ रहा है। यानी और कोई नून लीग को 35 सालों में नहीं मिला सिवाय ये बाप बेटे के, और दोनों के अंदर दोनों ज़मानत के ऊपर है, 40 अरब के दोनों के मिला के केसेस है, तो कोई इनको नहीं मिलता। और उसी तरह दूसरी तरफ चले जाएं, वो उसको बेटे को छोड़ा हुआ है, वो बस वो उर्दू अंग्रेज़ी में इकट्ठी बोलता है, उसको कोई आज तक पता ही नहीं है कि मैं ये कर दूंगा, मैं लात मार के गिरा दूंगा। ये लोगों के हाथ में अगर ये मुल्क पकड़ा रहे हैं, इससे बड़ी साजिश क्या है? आपकी हुकूमत के बहुत सारे ऐसे इकदाम थे जो मौजूदा हुकूमत रिवर्स करने जा रही है, उसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट, EVM मशीन। अब जब हुकूमत में वो बैठे हैं, उनके पास पार्लियामेंट में कानून साजी का भी इख्तियार है, फिर आगे ये भी कहा जा रहा है कि शायद कुछ सीटों पर वो ज़िमनी इलेक्शंस करके कोई इस तरह के भी चीज़ें करें। तो इस सारी सूरत हाल में आपका लायामल क्या होगा कि वो ऐसे इकदाम जो आपकी हुकूमत ने किए थे उनको रिवर्स ना किया जाए? सर इसमें ज़िम्नी ले लें कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से आपकी पार्टी को के खिलाफ जो फॉरेन फंडिंग केस है उसमें और बिलखसूस आपके ऊपर कोशिश करें नाअहली के हवाले से, क्या कहिएगा? थैंक यू सर। देखिए, मैं आखिरी जवाब देता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मुरासले को सामने रखें। साजिश साबित हो गई है। पहले कह रहे थे, शहबाज शरीफ ने कहा था कि जी अगर मुरासला सही निकलेगा तो वो मेरे साथ आ जाएगा। खुदा के वास्ते मेरे पास ना आना, तुम्हारे तरह के चोर को मैं अपने साथ नहीं रख सकता, लेकिन कम कम माफ़ी तो मांगो मेरे से कि कह रहे थे मैं ठीक नहीं कह रहा। अब तो क्लियर हो गया ना कि वो जेन्युइन है, और जो आका जिनके सामने आप बूट पॉलिश करने के माहिर हैं, अब तो साबित हो गया ना कि उन्होंने ही भेजा था। इसलिए एक मिनट ठहर जा। देखिए मैं आपको दोनों चीज़ों का पहले बताऊँ। देखें, EVM मशीन्स का हमने क्यों कहा था? EVM मशीन्स का जो अगर आप सारी जुडिशल कमीशन 5 हफ्ते की बैठी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ओपन हेयरिंग हुई थी उसमें।
अगर उनकी जितनी भी सुप्रीम कोर्ट ने 30-40 तजवीज़ात दी थी, अगर आप उन सबको देख लें तो उसमें से एक नतीजा निकलता है कि अगर आपने इलेक्शन बेहतर करवाना है ईवीएम मशीन ले आए। ये जुडिशल कमीशन का निचोड़ था। सारा जो फॉर्म 15 नहीं है, 16 नहीं है, रिकॉर्ड कीपिंग नहीं है, इस सब का जवाब एक में था। रिजेक्टेड वोट्स सबका एक है कि अगर आपके पास ईवीएम मशीन्स हो ये सारा मसला हल हो जाता है। नंबर 1, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ यहाँ 31 अरब डॉलर उन्होंने भेजा पाकिस्तान। हमारी दौर में सबसे ज़्यादा पैसा भेजा है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा असासा है। टोटल IMF से पैसा मिला है 6 अरब डॉलर, 31 अरब डॉलर उन्होंने भेजा है। हम उनको या पूरी साजिश के तहत हम रोक रहे हैं उनको वोट देने के लिए, जो उनका हक होना चाहिए। तो ये जब दो चीज़ें करेंगे, ईवीएम मशीन और ये, इससे क्या साबित होगा? पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान। ये जो माफियाज बैठे हुए जो सिस्टम समझ बैठे हैं कि कैसे इन्होंने सिस्टम को चेंज करके धांधली से इलेक्शन जीतना है, ये वो होगा। हम कोशिश कर रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, इनकी कोशिश है कि वो पुराना तरीका RO को पैसा खिलाओ, नीचे से स्टाफ को पैसा खिला दो, वो जनाब जाली वो वोटें डाल दो, ये और फिर इन्होंने वोट्स बनाई हुई हैं हर हल्के के अंदर जाली वोट्स। ये सारा कुछ ख़त्म हो जाता है ईवीएम मशीन से, इसलिए ये उसको ख़त्म करना चाहते हैं। जवाब दे